सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम घातांकों के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि 4 की घात 3। ये हम जानते हैं कि 4 की घात 3 जो है वो बराबर है 4 को 3 बार खुद से ही गुणा करने के। तो चलो करते हैं। ये है 4 एक बार, गुणा 2 बार ये हो जाएगा 16, और गुणा 3 बार ये हो जाएगा 64। तो 4 की घात 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया गया हो 4 की घात ऋण 3, तो ये ऋणात्मक घात हम कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी आसान है। हमारे पास एक नियम है, ये हम जानते हैं कि अगर समझो कोई संख्या है x और उसकी घात दी गई है ऋण a, तो ये बराबर है 1 को भाग देने के। किस चीज़ से? x से ही। बस इसकी जो घात होगी वो ऋण की बजाय हो जाएगी धन, तो ये हो जाएगा x की घात a। तो चलो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये 4 की घात ऋण 3 ये बराबर होगा 1/4 की घात 3 के, और 4 की घात 3 तो हम निकाल चुके हैं, यह है 64, तो ये हो जाएगा 1/64। चलो ज़रा भिन्नात्मक घातांकों के बारे में बात करें। तो समझो कि हमें दिया गया है 4 की घात 1/2। अब ये 4 की घात 1/2 क्या होता है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा इस वीडियो को यहाँ रोको और ख़ुद से कोशिश करो कि ये 4 की घात 1/2 क्या होगा। तो गणित का ये सिद्धांत है, ये नियम है। हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि जो 4 की घात 1/2 है वो दरअसल बराबर है दूसरे मूल के इस संख्या के। ये संख्या जो है ये है 4, तो ये होता है 4 की घात 1/2। यह है दरअसल वर्गमूल 4 का। वर्गमूल 4 का यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब 2 बार खुद से ही गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, और हम जानते हैं ऐसी जो संख्या है वो है 2। तो 4 की घात 1/2 दरअसल होता है 2। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 4 है वो दरअसल होता है 2 का वर्ग। तो ये काफ़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि 4 की घात 1/2 बराबर है 2 के। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की घात 2 बराबर है 4 के। तो चलो ये तुम खुद से कोशिश करो। समझो कि हमें दिया गया है 9 की घात 1/2। तो सोचो कि ये क्या होगा। तो 9 की घात 1/2 होगा दूसरा मूल 9 का, यानी कि वर्गमूल 9 का। वर्गमूल 9 का होता है 3। और तुम इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो कि 9 की घात 1/2 बराबर है 3 के, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर है 9 के। 25 की घात 1/2, 25 की घात 1/2 वह संख्या होगी जिसे खुद से ही 2 बार गुणा करने पे हमें 25 मिले। तो वो जो संख्या है वो है यहाँ पे 5। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 जो है वो दरअसल 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 25 की घात 1/2 बराबर है 5 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की घात 2 बराबर है 25 के। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे दिया गया है 8 की घात 1/3, तो इस तरह से सोचो ज़रा कि ये क्या होगा। तो ये जो है ये होगा तीसरा मूल 8 का। 8 का तीसरा मूल, यानी हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसे खुद से 3 बार गुणा करने पे हमें 8 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है 2, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, और गुणा 2 हो जाएगा 8। तो ये वो संख्या है 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 8 जो है वो दरअसल 2 का घन है, यानी 2 की घात
3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर है 2 के, या ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर है 8 के। चलो एक और करते हैं। तो समझो 64 की घात 1/3 हमें दिया गया है। तो 64 की घात 1/3 ये होगा एक ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिले, और वो तो संख्या हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो संख्या है 4। तो 64 की घात 1/3 है 4। ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 64 जो है वो दरअसल 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 64 की घात 1/3 बराबर है 4 के, या ऐसे देख सकते हैं कि 4 की घात 3 बराबर है 64 के। चलो एक आखिरी बढ़िया सी संख्या तुम्हें मैं देता हूँ, 32 की घात 1/5। सोचो कि ये क्या होगा, 32 की घात 1/5, यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसे 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो ज़रा सोचो। जी हाँ, तो वो संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 2 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16 और गुणा 2 हो जाएगा 32। यानी कि 2 की घात 5 बराबर है 32 के। तो सीधी सी बात है कि 32 की घात 1/5 बराबर है 2 के। तो ये जो संख्या है ये दरअसल है 2। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 जो है वो दरअसल 2 की घात 5 है। आशा करता हूं कि घातांकों से आपकी जान पहचान हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक इस संख्या के समान है? तो हमें यहाँ कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें यहाँ एक संख्या दी गई है। हमें देखनी है कि ये संख्या किन के समान है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो संख्या हमें दी गई है यह है 7वां मूल v की घात 3। अब इसे हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 7वां मूल है वो दरअसल हम लिख सकते हैं घात के रूप में। 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7, और यहाँ पे हमारे पास v का घन v की घात 3, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये है v की घात 3 और उसकी घात 1/7। जब घात की भी घात दी जाती है तो हम उन दोनों घातों को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा v की घात 3 गुणा 1/7 जो बराबर होगा v की घात 3/7 के। तो इस संख्या को मैं इस अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या समान है। तो ये तो कुछ अलग लग रही है। ये वाली है v की घात 3 और पूरे की घात 1/7 जो ये है, तो ये तो बिल्कुल समान है। और अगली हमें दी गई है v की घात 3/7, ये तो हमें यहाँ मिल चुकी है, तो ये भी हमारी संख्या के समान है। अब इस संख्या का क्या, तो चलो इसे हम लेते हैं यहाँ पे। यह है तीसरा मूल v की घात 7 का। तो इसे अगर हम हल करें तो ये बराबर होगा तीसरा मूल हम लिख सकते हैं घात के रूप में 1/3, और यहाँ पे हमारे पास v की घात 7। अब ये है घात की भी घात जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगा v की घात 7 गुणा 1/3 जो बराबर होगा v की घात 7/3 के। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो व्यंजक हमें दिया गया था ये हमने निकाला, ये है v की घात 3/7 और ये यहाँ पे है v की घात 7/3, तो ये तो समान नहीं है। चलिए और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है कि अगर छठवां मूल g की घात 5 बराबर है g की घात d, जहाँ पे g 0 या उससे बड़ा है, तो d का मान हमें निकालना है, d का मान। तो चलो शुरू करते हैं। हमें दिया गया है छठवां मूल g की घात 5 का। अब छठवां मूल जो है वो घात के रूप में हम लिख सकते हैं। छठवां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/6, और यहाँ पे हमारे पास g की घात 5। अब ये घात की भी घात है जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगी g की घात 5 गुणा 1/6 जो बराबर होगा g की घात 5/6 के। तो ये जो संख्या है ये हमें आ रही है g की घात
5/6, पर ये हमें दी गई है कि ये है दरअसल g की घात d, तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये g की घात d। अब यहाँ पे जो दो आधार हैं वो तो समान हैं g, तो इनकी जो घात होगी वो भी समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि 5/6 बराबर है d के, या कह सकते हैं कि d का जो मान है वो है 5/6। तो ये हो गया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, हमें दिया गया कि अगर 1/7वां मूल x का बराबर है x की घात d के, जहाँ पे x जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो d का मान निकालिए। तो हमें निकालना है d का मान। तो चलो इस समीकरण के बाई तरफ की संख्या ले लेते हैं। तो यह है 1/7वां मूल x का। अब सबसे पहले तो जो हम जानते हैं कि 1/, ये जो 7वां मूल है इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ये 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7। तो जो 7वां मूल है x का वो हो जाएगी x की घात 1/7। अब यहाँ पे मुझे एक नियम याद आ रहा है घातांकों का, जो हम जानते हैं कि अगर हमें दिया गया है a की घात ऋण b, तो उसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1/a की घात b। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये वाले रूप में, कि यहाँ पे है 1/x की घात 1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है x की घात ऋण 1/7 के। तो जी हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें ये जो संख्या है ये दरअसल दी गई थी x की घात d, तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये बराबर है x की घात d के। अब देख रहे हो कि दोनों के आधार बराबर हैं x, तो इनकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें मिल रहा है कि जो d है वो बराबर है ऋण 1/7 के। चलो एक संख्या लेते हैं 64, और इसकी घात हम लेते हैं 1/3। तो हम जानते हैं कि 64 की घात 1/3 बराबर होता है तीसरे मूल के 64 के, यानी कि दरअसल ये है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल यानी कि ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिलेगा, जो संख्या है दरअसल 4। 4 × 4 16 और गुणा 4 64, तो ये संख्या है 4। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 4 का जो घन है वो दरअसल है 64। तो ये तो हमें पता है, लेकिन क्या होगा अगर हमें चाहिए 64 की घात 2/3, तो ये क्या होगा? अब घातांकों का एक बहुत ही बढ़िया नियम है जो मैं इस प्रकार से कुछ तो मैं समझाना चाहता हूँ कि समझो अगर हमें दिया गया है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 4, तो ये दरअसल बराबर होता है 2 की घात के, जहाँ पे ये दोनों घातांक एक दूसरे में गुणा हो जाते हैं, तो ये होता है 3 × 4। तो दरअसल ये बराबर है 2 की घात 12 के। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 2 की घात है 12, ये दरअसल है 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3। तो ऐसे हम इसे देख सकते हैं कि अगर घात की भी घात दी गई है तो दरअसल वो घातांकों का गुणाकार होता है। तो उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर घातांकों का गुणाकार है तो वो हम घात की भी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो वही काम हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 64 की घात 2/3, तो ये बराबर है दरअसल 64 की घात 2 × 1/3 के। अब इसे हम लिख सकते हैं कि ये 64 की घात 1/3 और इस पूरे की घात है 2। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अभी हमने यहाँ पे देखा कि 64 की घात 1/3 तो दरअसल बराबर है 4 के, तो ये जो संख्या है ये बराबर हो जाएगी 4 के, और इसके बाद हमें लेना है इसका वर्ग, इसकी घात है 2। अब 4 की घात 2, ये तो हम जानते हैं 4 का वर्ग है 16। चलो अब एक बहुत ही बढ़िया सी संख्या देता हूँ, इसे तुम खुद से हल करने की कोशिश करो। तो वो संख्या है 8/27 और इस पूरे की घात है ऋण 2/3। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और इसे खुद से हल करके वापस आओ। तो चलो देखते हैं। अब ये हमने किया है कि अगर हमें ऋणात्मक घात दी गई है तो उसे हम धनात्मक घात में बदल सकते हैं
इस संख्या का व्युत्क्रम लेके। तो चलो वो हम कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 27/8 के, इसका व्युत्क्रम ले लिया तो इसकी जो घात है वो हो जाती है धनात्मक, तो ये हो जाएगी 2/3। अब एक और घातांकों का बहुत ही बढ़िया नियम है कि अंश और हर दोनों की घात अगर हमें एक ही दी गई है तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये बराबर है 27 की घात 2/3 और इस पूरे के नीचे आएगा यहाँ पे हमारे पास 8 की घात 2/3। तो अब हमारे पास अंश और हल दोनों में ही घात हो गई है 2/3 और 2/3 घात तो हम यहाँ करके आए हैं कि 2/3 घात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि घात 1/3 इस पूरे की घात 2। तो चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 27 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 2 और यहाँ हर में हमें मिलेगा 8 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा 27 की घात 1/3, यानी ऐसी संख्या जिसे 3 बार गुणा करने पे हमें 27 मिले। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या है 3, क्योंकि 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 27। तो 27 की घात 1/3 होगा 3। तो ये संख्या हमें यहाँ पे मिल गई 3 और इसकी घात है यहाँ पे 2 और हर में हमें चाहिए 8 की घात 1/3, यानी ऐसी संख्या जिसे हम 3 बार खुद से गुणा करें तो हमें 8 मिलना चाहिए। तो वो संख्या है 2, क्योंकि 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 होता है 8। तो हर में हमारे पास मिलने वाला है यहाँ पे हमें 2 और इस पूरे की घात यहाँ पे ये दी गई है, ये है 2। तो अब ये बराबर हो गया 3 की घात 2 के, जो बराबर है 9 और हर में हमारे पास है 2 की घात 2 के, जो बराबर है 4। तो ये जो संख्या हमें दी गई थी ये थी 9/4। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अफसाना का मतन पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके खुलासा को समझेंगे। अफसाना भाभी जान में रुक़ैया भाभी के रूप में औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो ईसार व क़ुरबानी की एक ख़ूबसूरत मिसाल है। भाईजान की शादी जब रुक़ैया भाभी से हुआ तो आम लोगों का ख़्याल था कि यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, क्योंकि एक तरफ भाईजान थे जिन्हें सियासत का शौक़ था। सियासत सिर्फ शौक़ नहीं होता है बल्कि वो एक नशा होता है। इसमें ज़ाती तौर पर कुछ हासिल नहीं होता बल्कि दूसरों के जुल्म ज़्यादती को लेकर आवाज़ बुलंद करना होता है, हुकूमत से लड़ना होता है, मुश्किलों का सामना करना होता है। इस मुश्किलात का सामना करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। भाईजान को सियासत का शौक़ था,
वो सियासत में पेश रहा करते थे, जिसकी वजह कर हुकूमत उनके ऊपर बार बार कोई ना कोई मुकदमा कर दिया करता था, जिसकी वजह कर उन्हें जेल जाना पड़ता था। दूसरी तरफ रुक़ैया भाभी थी जो लाड प्यार में पली बढ़ी थी। लाड प्यार में पलने बढ़ने वाली लड़कियां को सिर्फ अपने से मतलब होता है, दूसरों की जिम्मेदारियां उन्हें कम समझ में आता है और इस तरह के हालात में गम और ख़ुशी का सामना नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें खुशियां ही हासिल होती है। ऐसे माहौल में पली बढ़ी रुक़ैया भाभी और भाईजान को सियासत का शौक़, यह दोनों ऐसा महसूस होता था कि यह शादियां ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाईजान ने कुछ ही दिनों में भाभी जान को अपने रंग में रंग दिया। भाभी जान पूरी तरह से भाईजान के साथ कदम ब कदम चलना सीख ली। और तो और जब शादी के बाद भाईजान गिरफ़्तार हुए और 2 साल की सज़ा हो गई, तो उन्होंने अपने जीने की राह भी तलाश ली। वो पहले से BA पास थी, उन्होंने मेहनत करके MA पास किया और फिर लेक्चरर हो गई और बच्चों की परवरिश करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद भाईजान जेल से छूट कर आते हैं। फिर वो पहले की ही तरह सरगर्म रहते हैं और भाभी जान अपने बच्चों की परवरिश में लग जाती हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है और अब भाभी जान पर मुश्किलें टूट पड़ती हैं। वो तमाम तरह की ज़िम्मेदारियाँ और परेशानियों का वो सामना करती हैं, गम को खुशी समझने लगती हैं। वो हर काम में कोई ना कोई किसी न किसी तरह से खुशी को वो तलाश लेती हैं। वो तमाम तरह की ज़िम्मेदारियाँ अब का बोझ उठाती हैं, जबकि पहले उनके घर में नौकरानियाँ भरी पड़ी थी, लेकिन अब सारी तरह की ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं पर आ पड़ी है। वो सब तरह की ज़िम्मेदारियों का सामना करती हैं। तमाम तरह की मुश्किलों का वो सामना करते हुए तमाम ज़िम्मेदारियों को उठाती हैं और वो उफ़ तक नहीं करती, बल्कि वो खुशी खुशी तमाम कामों को सुबह से लेकर रात तक करती हुई नज़र आती हैं। उनका मामूलात था सुबह सवेरे उठना, बच्चों को नहलाना, फिर उनका कपड़ा बदलना, फिर अपने नहा धोकर तैयार होना, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे तक स्कूल भेज देना। स्कूल भेजने के बाद फिर आम लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आम लोग ऐसा समझते हैं कि ये बड़े घर की बीवी और बहू हैं, ये अगर हमारा सिफारिश कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तरह तरह की फरियाद लेकर लोग आते थे। कुछ नौकरियों के लिए आते थे, तो कुछ अपनी लड़कियों की शादी के अखराजात में मदद के लिए आते थे। हर तरह की फरियाद उनके पास आया करता था। वो सभी को वो खुलूस दिल से सुनती थी और वो तमाम मसाइल को हल करने में जुट जाती थी। बड़े लोगों से अब उनका रब्त था नहीं, लेकिन चूँकि छोटे लोग जो आया करते थे उसकी सिफारिश के लिए बड़े लोगों से मिलना होता था, इसलिए बड़े लोगों से अब रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ छोटे लोगों की वजह कर रह गया था। सब लोगों से मिलने जुलने के बाद फिर वे कॉलेज के लिए रवाना होती। कॉलेज का भी सिलसिला इसी तरह का था। वो सिर्फ वहाँ पढ़ाया नहीं करती थी, पढ़ाने के बाद
तमाम बच्चे व बच्चियों के मामलात में दिलचस्पी लेती थीं, उनसे कुछ सवाल किया करती थीं, उनके हर तरह की परेशानियों का वो हल करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। यानी पढ़ाने के अलावा लोगों के मामलात में दिलचस्पी लेना। फिर कॉलेज से घर आई। घर आने के बाद जो फुर्सत का लम्हा होता था, चूँकि भाभी जान अकेली थीं, उनके शौहर घर में रहा नहीं करते थे, वो किसी न किसी मुकदमे में जेल में रहती थी, इसलिए वो फुर्सत का लम्हा गुजारना बहुत मुश्किल होता था। तो वो महज वक्त काटने के मकसद से, दिल बहलाने के मकसद से उन्होंने ख़ुतूत लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते एक अच्छा अदीब बन गई। नए लिखने वाले उनसे मशवरा तलब करते थे और वो खुलूस नियत से सभी ख़ुतूत का वो जवाब दिया करती थी। रोज़ का उनका मामूल था कि वो ख़त व किताबत करना, फिर उस तमाम ख़त को डाक में डलवाना। इस तरह उनके पास फुर्सत ही नहीं था। ऐसा मालूम होता था कि वो आदमी नहीं बल्कि एक मशीन है। ख़त लिखने के शौक़ से अख्तर एक दिन कहता है कि आप ये कौन सी आदत पाल रखी हैं, दिन भर कॉलेज में सर खपाती हैं और यहाँ आकर फिर एक पूरा कॉलेज बना रखा है। भाभी जान मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि यह सब मुल्क के मुस्तक़बिल हैं, अगर इन पौधों को अगर मैं पर छिड़काव नहीं कर सकती हूँ तो कम से कम जो हो सकता है वह तो मुझे करना ही चाहिए। इसलिए मैं इन लोगों के हर ख़ुतूत का जवाब दिया करती हूँ। यह सुनकर अख्तर ख़ामोश हो जाता है। भाभी जान को रुपये की भी बहुत तंगी थी। उनकी कुल आमदनी कॉलेज से 400 रुपये और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी, उससे 50 रुपये हासिल होता था। इस तरह कुल 450 रुपये माहाना उनकी आमदनी थी। लेकिन ख़र्च उससे भी ज़्यादा उनके बच्चे और उनकी ज़रूरत ही सिर्फ ना थी, बल्कि वो मुस्तकिल हर माह मज़दूरों की तंजीमें और तालिब इल्मों की अंजुमनों में मदद किया करती थी। सिर्फ तंजीमों में ही मदद नहीं करती थी, बल्कि कई गरीब बच्चे व बच्चियों की पढ़ाई का अखराजात का बोझ वो ख़ुद उठाती थी। उनमें से ही एक शिम्मी थी। वो सिर्फ तालिब इल्मों का ही बोझ नहीं उठाती थी, बल्कि उनके अंदर हमदर्दी का जज्बा टूट टूट कर भरा हुआ था। पुराने मुलाजिम की बेटियों का भी वो ख्याल रखती थी। पुराने मुलाजिम की बेटी जो कुछ दिन कबल बच्चा को जन्म दिया था, 2 माह कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, उसको कोई नहीं था, उसका पूरा ख्याल भाभी जान ही रखती थी। हॉस्पिटल में सुबह व शाम खुद जाकर दूध पहुंचाया करती थी। इतना ही नहीं, सर्दी का मौसम था तो उन्होंने ऊन ख़रीद कर शिम्मी के ज़रिए स्वेटर बुनवाया और फिर उस बच्चा के लिए स्वेटर पहुंचाया। गर्ज़ के हर मिलने जुलने वाले या जिसको भी वो जानती थी, सभी की मदद हर तरह से करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। एक दफ़ा का वाक़या है कि शिम्मी उनके पास रोते हुए आती है, बहुत रोती है। जितना उससे सवाल करती हैं वो और भी रोए चली जाती है। वो ज़ारो क़तार रोती रहती है। बहुत प्यार से उससे पूछना चाहती हैं कि तुम क्यों रो रही हो,
लेकिन वो रोने की वजह नहीं बताती है। बहुत बहलाने फुसलाने के बाद शिम्मी बताती है कि हमारे भाई का एमए का इम्तहान की फ़ीस नहीं है और कल आखिरी तारीख़ है, उनका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह कर मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी जान कहती हैं, बस इतनी सी बात थी तो तुम्हें बताना चाहिए। और उन्होंने घर से सोने की चूड़ियाँ निकालती हैं जो चंद दिनों कबल ही लाई थी। रेहाना उसे सिर्फ़ एक बार ही पहनी थी, लेकिन उस जेवर को वो शिम्मी को दे देती हैं और कहती हैं कि भाई से कहना कि इसे फ़रोख्त करके इम्तहान का फ़ीस जमा कर दे और अपना पढ़ाई जारी रखे। इतना रहम दिल थी भाभी जान। अख्तर जो उनका देवर था 4 दिन से उनके यहाँ ठहरे हुआ था, लेकिन वो किसी काम के मशवरा के लिए आया था। भाभी जान की मसरूफ़ियत और परेशानियों को देखकर ना उसको मौका मिला और ना उसे हिम्मत हुई कि वो अपनी बात भाभी जान के पास रखे। लेकिन एक दिन अचानक भाभी जान ही अख्तर से पूछती हैं कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। अख्तर कहता है कि बस यूं ही घूमने टहलने के लिए मैं आपके पास आ गया हूँ। वह बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भाभी जानी पूछती हैं तुम्हारी शादी का क्या हुआ। सुनते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों में बहुत इख्तलाफ है। भाभी जान पूछती हैं तुम्हारा क्या ख़्याल है। अख्तर कहता है कि मैं जमीला से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी का कहना है कि वो बहू बनकर इस घर में नहीं आ सकती है। तब फिर तुमने क्या सोचा। वह फैसला कुन अंदाज में कहता है कि मैं तो जमीला से ही शादी करूँगा। तो भाभी जान कहती हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करो और ले आओ मेरे घर में। अख्तर यह सुनकर सोचता है कि भाभी जान इंसान है या अज़्म हिम्मत का सुतून। उनके मुश्किलात और परेशानियां कम नहीं हैं, लेकिन रोज़ बरोज़ और परेशानियों को बढ़ाती ही रहती हैं। इतना कहने के बावजूद अख्तर इसके लिए मन से दिल से तैयार नहीं था। उसने कहा कि ये अभी नहीं हो सकता है क्योंकि जमीला अभी बीमार है। वो सिर्फ इसे टालना चाहता था क्योंकि उसे ये एहसास था कि अगर वो कहता कि अभी माहौल ठीक है, शादी हो सकती है, तो वो ज़िद पर अड़ जाती और उसकी शादी कराकर वो जमीला को अपने घर रखने को तैयार हो जाती। लेकिन अख्तर को ऐसा महसूस हुआ कि उनके ऊपर इतना बोझ है और एक और बोझ क्यों डालूं। इस वजह कर वो टाल दिया। लेकिन भाभी जान तो भाभी जान है। वो हमदर्दी का जज्बा उनके ऊपर कूट कूट कर भरा हुआ है। उनकी हमदर्दी के जज्बा को देखते हुए अख्तर कहते हैं कि मुझे जब भी भाभी जान याद आती हैं तो मेरा सर जज्बा एहतराम में ख़ुद ब खुद झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ वह शमा भी याद आ जाती है जो कलीसा के यानी गिरजाघर के ऊंची कुर्बान गाह पर जलती पिघलती रहती है। पादरी इबादत के बाद जब घर को भी चला जाता है तो वह शमा खामोश जलती पिघलती रहती है और पैगाम पहुंचाती रहती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम
खामोशी से वो पहुंचाती रहती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो हैं जो दूसरे के गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाए गए हैं, जो अब तक ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे और लोगों को निजात दिलाते रहेंगे। अख्तर कहता है कि भाभी जान की शख्सियत बिल्कुल उसी शमा की तरह है जो खामोशी के साथ हर तरह की परेशानियों का सामना करते हुए यह पैगाम देती रहती हैं हिम्मत और हौसला का, और वह एक ऐसा पैगाम जो अमर है, कभी ना ख़त्म होने वाला या ना मरने वाला। अख्तर एक दिन शाम को घर वापस आता है और वह आज सोच लेता है कि रात में वो वापस चला जाएगा, लेकिन घर में जैसे ही कदम रखता है तो देखता है कि भाभी जान बहुत उदास हैं और उनके हाथ में एक तार है। जल्द से जल्द ख़बर पहुंचाने का एक ज़रिया उस ज़माने में जो था उसे तार कहते हैं। बहुत ही उदास, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, यह देखकर अख्तर परेशान होता है और उनके करीब जाता है। करीब जाकर पूछता है, ये कैसा तार है? भाभी जान उसके हाथ में दे देती हैं। अख्तर उस तार को पढ़कर समझता है कि भैया को फिर 4 साल का कैद हो चुका है, और भाभी जान टेबल पर सर पटक कर रोना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह रोने लगती हैं। अख्तर कहता है कि भाभी जान सब्र कीजिए, अभी इम्तहान की मंजिल और भी आपको तय करना है। यह सुनकर भाभी जान को कुछ हिम्मत होता है और कहती हैं कि हाँ, अगर मैं परेशान हुई तो फिर हमारी बच्चियां भी परेशान होंगी। इसलिए वो उठती हैं और उठकर हाथ मुंह धोकर वापस आती हैं। वो इस तरह फिर वापस आती हैं कि लगता है कि कुछ देर कब्ल कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह की इंसानियत रखने वाली औरत थी भाभी जान। किस्सा ख़त्म कुछ बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है। भाभी जान पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी हुई हैं, लेकिन उनका दरख्वास्त नामंजूर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली रवाना होना पड़ता है। और अख्तर भी चंद दिनों के बाद वो घर जाना चाहता है। तो भाभी जान पासपोर्ट के काम के लिए दिल्ली रवाना हो जाती हैं और अख्तर अपने घर को रवाना हो जाता है। इस तरह किस्सा ख़त्म होता है। अब सबक के मुश्किल अल्फाज को समझते हैं। बैरिस्टर, जिसका माना होता है वकील, बैरिस्ट्री वकालत करना। सबक में एक जगह पर आया है भाई जान के बारे में कि वह अब बैरिस्ट्री करेंगे। दूसरा है इल्लत, जिसका माना होता है बीमारी। अख्तर भाभी जान को एक जगह पर कहता है कि यह कौन सी इल्लत आप पाल रखी हैं। अंजुमन, जिसका माना होता है मजलिस, महफिल, कमेटी। कई अंजुमनों में माहाना रकम दिया करती थी भाभी जान। सलेब, ईसाइयों का मुक़द्दस निशान। इस तरह का क्रॉस निशान को हम लोग सलेब कहते हैं। एक जगह पर जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब पर चढ़ाया गया। क़िस्त, जिसका माना होता है हिस्सा, टुकड़ा। भाभी जान अख्तर को एक जगह पर कहती हैं कि दूसरा क़िस्त बाद में सो लेना। अख्तर भाभी जान के देवर का नाम, जिसका माना होता है तारा, सैयारा। मसरूफ़, काम में लगा होना, मशगूल, यानी भाभी जान बहुत मसरूफ़ रहती थी। रेहाना,
भाभी जान की बेटी का नाम, जिसका माना होता है खुशबू। कलीसा गिरजाघर को कहते हैं, ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं। इसका भी जिक्र सबक में आया है। सुतून, जिसका माना होता है खंबा। अख्तर भाभी जान के बारे में कहता है कि भाभी जान की शख्सियत अज़्म व हिम्मत का सुतून है। एहतजाज, एतराज़, इनकार, ये माना होता है। रुक़ैया भाभी जान का ही नाम है, जिसका माना होता है नर्म। मुसर्रत खुशी, शादमानी। जब्र जुल्म या सितम को कहते हैं। मुस्तक़बिल आइंदा या आने वाला वक्त। भाभी जान कहती हैं कि नए लिखने वाले मुल्क के ये मुस्तक़बिल हैं। अमर ना मरने वाला, हमेशा रहने वाला, ये हिंदी शब्द है जिसका सबक में इस्तेमाल हुआ है। बच्चों, मुश्किल अल्फाज के बाद अब चंद सवालात का जवाबात हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले मारूज़ी सवालात को समझेंगे। चूँकि आप लोग जानते हैं कि आजकल इम्तहान में 50% मारूज़ी सवालात आते हैं, इसलिए हम लोगों को मारूज़ी सवालात को भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? हमने आप लोगों को समझाया है कि यह सिन्फ अफसाना है। हम लोग जवाब इस तरह लिखेंगे, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ नस्री सिन्फ अफसाना से है। दूसरा सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? अफसाना निगार के तारुफ़ में हमने इसका ज़िक्र किया है कि वह पटना में पैदा हुए थे। उसको लिखेंगे इस तरह, सुहैल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। तीसरा सवाल, भाभी जान के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आप जानते हैं कि इसके अफसाना निगार का नाम सुहैल अज़ीमाबादी है। उसे हम लोग लिखेंगे इस तरह, भाभी जान के मुसन्निफ़ का नाम सुहैल अज़ीमाबादी है। चौथा सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? ये भी बताया जा चुका है कि उनके बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है। लिखेंगे इस तरह, सुहैल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। पाँचवां सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? इसका ज़िक्र हो चुका है कि उनके पहले अफसानों के मजमुआ का नाम चार चेहरे हैं। पाँचवां सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? आपको बताया जा चुका है कि उनके पहले अफसानों के मजमुआ का नाम चार चेहरे हैं। लिखेंगे इस तरह, सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम चार चेहरे था। छठा सवाल, रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? अफसाना का नाम ही है भाभी जान और भाभी का नाम रुक़ैया भाभी है। इसका जवाब हम लोग इस तरह लिखेंगे, रुक़ैया भाभी अफसाना भाभी जान के किरदार का नाम है। सातवां सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। इसका भी जिक्र हो चुका है कि उन्होंने एक ही नावल लिखा है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। इसका जवाब हम लोग इस तरह लिखेंगे, सुहैल अज़ीमाबादी के नावल का नाम बेजड़ के पौधे हैं। आठवां सवाल, रुक़ैया भाभी के शौहर का क्या नाम था? आप जानते हैं कि भाई जान का नाम नन्हे भाई था, तो उसका जवाब हम लोग इस तरह लिखेंगे, रुक़ैया भाभी के शौहर का नाम नन्हे भाई था। नवां सवाल, शिम्मी कौन थी?
आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शिम्मी भाभी जान की तालबा थी, यानी रुक़ैया भाभी की तालबा। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे शिम्मी रुक़ैया भाभी की तालिबा थी। मारूज़ी सवालात के बाद अब मुख्तसर सवालात को पढ़ते हैं। पहला सवाल, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? आप ये जानते हैं कि उन्हें सियासत का शौक़ था, इसी सिलसिले में बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता था। हम लोग जवाब इस तरह लिखेंगे, रुक़ैया भाभी के शौहर सरगर्म सियासतदान थे, इसी सिलसिले में उन पर कई सियासी मुक़दमात चल रहे थे। किसी एक मुक़दमा में जैसे ही जेल से निकलते थे कि किसी दूसरे मुक़दमा में फ़ौरन सज़ा हो जाती थी, इसलिए बार बार उनको जेल जाना पड़ता था। दूसरा सवाल, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्च ख़ुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? जिसका जवाब होगा, रुक़ैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का ख़र्च ख़ुद बर्दाश्त करती थीं। शिम्मी बहुत ही गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। गरीबी की वजह कर वालिदैन उसकी तालीम का ख़र्च बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रुक़ैया भाभी ने शिम्मी की तालीम का ख़र्च अपने ज़िम्मा ले लिया। तीसरा सवाल, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा? जिसका जवाब होगा, भाभी जान की तालिबा शिम्मी एक दिन रोते हुए आई। भाभी जान ने पूछा, क्यों रो रही हो? पूछने पर जवाब के बजाय और भी ज़ारो क़तार रोने लगी। बहुत ज़िद करने पर बताई कि भाई जान को कल एमए के इम्तहान का फ़ॉर्म भरना है और पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए भाभी जान ने शिम्मी के भाई की तालीम जारी रखने के लिए सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करवा दिया। अब हम लोग तवील सवालात को समझते हैं, जिसमें पहला सवाल है, रुक़ैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। उसका जवाब हम लोग इस तरह लिखेंगे। जवाब, रुक़ैया भाभी हमदर्द और मुखलिस औरत थीं। सुबह सवेरे उठकर बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलती, ख़ुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती, फिर फरियादियों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता। सबके मसाइल का हर मुमकिन हल करने की कोशिश करती, फिर कॉलेज रवाना हो जाती। वहाँ भी पढ़ाने के अलावा तालिब इल्मों के निजी मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखती। नए लिखने वाले उनसे मशवरा तलब करते तो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती। यानी सुबह जागने के बाद से सोने तक सिर्फ़ काम ही काम, मानो वो एक मशीन हो। कलील आमदनी, लेकिन घर के अखराजात के साथ साथ गरीबों और मज़दूरों की मदद करना उनकी आदत थी। कई गरीब बच्चों की तालीम का ख़र्च ख़ुद बर्दाश्त करती थी। जज्बे हमदर्दी कूट कूट कर भरा था। पुराने मुलाजिम की बेटी तक का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शिम्मी के भाई के इम्तहान की फ़ीस अदा करने के लिए बच्चों के ज़ेवरात तक भिजवा दिया। गर्ज़ यह कि रुक़ैया भाभी ईसार व क़ुरबानी की मुजस्समा थी। तवील सवालात का दूसरा सवाल, सुहेल अज़ीम आबादी उर्दू के किस अफ़साना निगार से बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर थे और क्यों? जवाब हम लोग इस तरह लिखेंगे। गालिबन हर अदीब अपने लिखने के शुरुआती दौर में किसी न किसी आला फ़नकार से मुतअस्सिर होता है और उसे आइडियल बनाता है। सुहेल अज़ीम आबादी मुंशी प्रेमचंद की फ़नकारी से बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर थे। चूँकि प्रेमचंद ने अपने अफ़सानों में हिंदुस्तान के दीही समाज को पहली बार अपने अफ़सानों का मौजू बनाया, उन्हें प्रेमचंद के फ़न में जिद्दत नज़र आई और फितरी तौर पर वह प्रेमचंद के फ़न और शख्सियत से मुतअस्सिर होते चले गए। सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ ज़मींदार ख़ानदान से था।
बचपन से ज़मींदारों के जुल्म व ज़्यादती को देखा था। फिर उर्दू की तरवीज व अशाअत के मकसद से छोटा नागपुर यानी आदिवासी इलाके में 5-7 बरस गुजारे। इस ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौजू मुतय्यन कर दिए। यही वजह है कि उनके अफसाना में प्रेमचंद की अफसाना निगारी का झलक देखने को मिलता है। बच्चों, हम लोगों ने सबक अफसाना भाभी जान में सबसे पहले शायरी क्या है सीखा, उसके बाद ये समझा कि नस्र किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने दास्तान, नावल और अफसाना के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। फिर अफसाना निगार के बारे में चंद बातें जाना। उसके बाद अफसाना के किरदार को समझा। फिर अफसाना के मतन को पढ़ा और उसके मतलब को समझा। फिर उसका खुलासा समझा। उसके बाद सबक से मुताल्लिक़ सवालात को पर गौर किया। सबसे पहले मारूज़ी सवालात, फिर मुख्तसर सवालात, फिर तवील सवालात। इस तरह यह सबक ख़त्म होता है। फिर हम आइंदा मिलेंगे दूसरे क्लास में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।